बच्चों, अभी हमने जो था वो रोलैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था कि रोलैक्ट एक्ट क्या था। उसके बाद में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा। उसके बाद में हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि गांधी जी ने इस रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर जो था वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये हमने पढ़ लिया था। और फिर चोरा चोरी नामक घटना जो हुई थी, जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें जो था वो एक थाने के ऊपर जो था वो आग लगा दी गई थी, जिससे 21 सिपाही और एक थानेदार की मृत्यु हो गई। और इससे एक शुभ होकर के गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा साइमन कमीशन, जो भारत में आया था और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में वो भारत आया। उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसी के चलते जो था वो साइमन कमीशन का जो था वो विरोध किया गया। और 1929 के अंदर जो था वो एक और सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन के अंदर जो था वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस आंदोलन इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हम पढ़ चुके हैं कि 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो क्या किया था? अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी विनयपूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। और इसके चलते गांधी जी ने जो था वो अपने 78 सदस्यों को साथ में लेकर के और साबरमती आश्रम से वो रवाना हुए। और वहाँ से 200 किलोमीटर दूर जो गुजरात के तट पे पहुँच करके और वहाँ पे उन्होंने जो था वो डांडी नामक गांव में पहुँच करके और 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक गांव में पहुँच करके वहाँ पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। उससे पहले जो था वो नमक बनाने के ऊपर प्रतिबंध था, इसलिए गांधी जी ने जो था ये नमक कानून तोड़ करके अंग्रेजी सरकार की अवहेलना की थी। और इस आंदोलन के अंदर महिलाओं का भी जो था वो बहुत बड़ा योगदान रहा। महिलाओं ने जो थी वो शराब की दुकानों के ऊपर जो था वो धरना दिया। अफीम के ठेकों के ऊपर, विदेशी वस्त्रों की जो दुकानों के ऊपर भी जो थे वो धरने दिए गए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह जो था वो आंदोलन किए गए। विद्यार्थी और सरकारी स्कूल कॉलेज के जो कर्मचारी जो थे उन्होंने भी जो थे वो अपने नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया। यानी ये आंदोलन भी जो था वो बहुत चरम स्थिति पे था और बहुत तेज़ी से जो था वो भारत के अंदर फैल रहा था। देश भर के अंदर जो थे वो हड़ताल, प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ये सारी घटनाएं जो थी वो घटित हो रही थी। और इस आंदोलन के अंदर जो था वो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अंग्रेज़ सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए लगभग 60,000 लोगों को जेल में भी डाल दिया था। लेकिन ये आंदोलन जो था वो शांत नहीं हो रहा था। और 5 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के मध्य जो था वो एक समझौता हुआ था, जिसको हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया और इस समझौते के तहत जो था वो ये आंदोलन जो मंद पड़ा या रोक दिया गया। और इस समझौते के अंदर जो था वो क्या तय किया गया था? इसके अंदर ये तय किया गया था कि कांग्रेस जो है वो लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये गोलमेज सम्मेलन जो कितने हुए थे? ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। एक तो हुआ था 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन, जिसके अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उस वक्त तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दूसरा हुआ था 1931 में। इसके अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन वहाँ पे अपनी मांगें पूरी नहीं होने की वजह से वो उसे छोड़ करके वापस आ गए। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 में, 31 में और 32 में। 1930 वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, 1931 वाले में गांधी जी ने भाग लिया और 1932 वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस गांधी इरविन समझौते में क्या तय हुआ था कि कांग्रेस तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और अंग्रेज सरकार जो है वो उन कैदियों को रिहा कर देगी जिनके ऊपर किसी
अंग्रेज अधिकारी को मारने का आरोप नहीं है। तो इस बात को लेकर के लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो था समझौता हुआ, और साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि अंग्रेज़ सरकार जो थी वो भारतीयों को रियायत भी देंगी और संवैधानिक विकास के उद्देश्य के साथ भारत को एक डोमिनियन स्टेट जो था वो बना देगी। तो इन सब सुधारों की मांग को लेकर के गांधी जी जो थे वो द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन में गए थे, लेकिन वहाँ से जो थे वो निराश लौटे, और लौटने के बाद में उन्होंने वापस जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1933 में इस आंदोलन की असफलता को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस की जो सदस्यता जो थी उससे त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1939 के अंदर जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्ध में सम्मिलित होने के कारण भारतीय जनता जो थी वो काफ़ी नाराज़ थी, और इस नाराज़गी की वजह से जगह जगह जो थे वो हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तो गांधी जी ने जो था वो इस बार ये कहा कि सत्याग्रह करने की बजाय क्या किया जाए? व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाए, यानी खुद जो थे वो एक एक व्यक्ति जो था वो क्या करे? सत्याग्रह करे। और उसका प्रस्ताव कांग्रेस में रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, और 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था वो शुरू कर दिया। और गांधी जी द्वारा चुने गए सत्याग्रही जो थे, जिनको गांधी जी ने चुना था, वो एक एक करके जो थे वो सार्वजनिक स्थलों पर जाते और वहाँ पे युद्ध के खिलाफ जो थे वो भाषण देते, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता तो वो जेल चले जाते। उसके बाद में दूसरे सत्याग्रही वहाँ पे जाते, और इसी प्रक्रिया को अपना करके वो ये चाह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो थे वो जेलों में पहुँचें। और एक छोटा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर पहले जो सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? तो बच्चों, जो पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, और उन्हें जो थी 3 मास की सज़ा दी गई थी। जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो थे वो थे ब्रह्मदत्त, और जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे। इस तरह से इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर लगभग 30,000 लोग जो थे वो पकड़े गए, उनको पकड़ करके जो था वो जेल में डाल दिया गया। क्लियर। तो ये था आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर एक टॉपिक और गांधी जी के बारे में बचता है, जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस भारत छोड़ो आंदोलन को भी कर लेंगे, तो हम गांधी जी के 3 आंदोलनों का अध्ययन आज के लेक्चर में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, और ये आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम। हमारा अगला जो आंदोलन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्यों प्रारंभ हुआ था कि एक तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था भारत की संवैधानिक व्यवस्था की जांच करने के लिए, लेकिन उसकी जो शर्तें जो थी या उसके जो सुझाव जो थे वो हमने नहीं माने, और वो असफल रहा। दूसरा जो था क्या था कि जापान ने भारत के ऊपर आक्रमण का भय भी था जापान का, क्योंकि उस वक्त जो था वो क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और जापान जो था वो ब्रिटेन के विरुद्ध जो था वो संघर्ष कर रहा था। और इस सब कारणों से 14 जुलाई 1942 के अंदर वर्धा जो जगह थी वहाँ पे कांग्रेस की जो बैठक हुई, और इस बैठक के अंदर या इस के अंदर जो था वो ये निर्णय लिया गया कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यानी 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण जो थे 8 अगस्त 1942 को बम्बई के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो था वो स्वीकार कर लिया गया। और इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा था गांधी जी ने कि मैं तुम्हें एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। वो मंत्र है, या उनका जो नारा जो था वो इसमें कौन सा था? करो या मरो। यानी उन्होंने कहा था कि हम या तो देश को स्वतंत्र करवा देंगे या अपनी इस स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन
पराधीन हम नहीं रहेंगे। हम जो थे वो ज़िंदा रहेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, वरना हम मारे जाएंगे। और कांग्रेस की इस योजना की एवज़ के अंदर 9 अगस्त को सुबह ही गांधी जी और उनके साथ साथ जो था दूसरे जो कांग्रेसी नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि ये आंदोलन जो था वो तेज गति ना पकड़ से। और कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था जो था वो घोषित कर दिया गया कि कांग्रेस जो है वो क्या है, एक गैर कानूनी संस्था है। ठीक है। और इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं होने के कारण सभी जो लोग जो थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो था वो इस आंदोलन को देखा। इस आंदोलन में भी वो सभी घटनाएं घटित हुई जो सामान्यतः गांधी जी के आंदोलन में होते हैं, जैसे सभाएं करना, लगान देने से मना करना, सरकार का असहयोग करने की बात कहना, जगह जगह जो था वो धरने लगाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाना, ये सारी घटनाएं जो थी वो इस आंदोलन में भी चल रही थी। और इस आंदोलन को गांधी जी ने जो था वो क्या बताया था कि ये अंतिम संघर्ष है और इस संघर्ष के बाद में हम जो थे इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करवा लेंगे। और जनता ने जो था जिस ढंग से समझा वैसे वैसे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये आंदोलन जो था वो एक स्वयं स्फूर्त आंदोलन बन गया, यानी लोगों में खुद के अंदर जो था वो भारत को आज़ाद कराने की भावना जो थी वो जागृत हुई और सभी अपने अपने स्तर के ऊपर कार्य करने लगे। उनको बताने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने अपने स्तर पे योजना बना करके और इसको प्रारंभ कर रहे थे। जो कारखाने थे, स्कूल कॉलेज थे, वहाँ पे हड़तालें हुई, पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके अधिकांश जो नेता जो थे वो गिरफ्तारी से बच गए। और इनके नेताओं ने क्या किया फिर, भूमिगत रह करके यानी छिप करके ब्रिटिश सरकार के सामने न आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो किसका था, जयप्रकाश नारायण का। और साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्र और एस.एम. मुंशी भी जो थे वो इनके सहयोग रहे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो हमने बात की कि वो किसकी थी, जयप्रकाश नारायण की। इसके अलावा छोटे क्वेश्चनों में कई बार जैसे पूछते हैं कि बम्बई के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो नेतृत्व किया था अरुणा आसफ अली ने। ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान जो थे वो अनेक शहरों गाँवों के अंदर जो था वो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार के समानांतर सरकार बना ली। यानी एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार चल रही थी, वो कहते कि हम ब्रिटिश सरकार को नहीं मानेंगे, हम हमारी अलग से सरकार बनाएंगे। तो इस कार्य को अंग्रेज सरकार ने काफ़ी बर्बरता से दबाने का प्रयास किया। अपनी शक्ति के बल के ऊपर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, दमन चक्र उन्होंने चलाया और जगह जगह जो थी वो गोलीबारी की गई, जिसके अंदर अनेक लोग जो थे वो मारे गए थे। और विद्रोही जो थे वो गाँव को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। यानी गांव के जो लोग जो थे उनको इस आंदोलन की एवज़ के अंदर धन जो था वो देना पड़ा। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व किसको दिया, गांधी जी को, कि इस हिंसा के लिए उत्तरदायी कौन है, गांधी जी है, क्योंकि गांधी जी ने जो था वो ये आंदोलन प्रारंभ किया था। लेकिन गांधी जी ने ये आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया था हमारे देश की आज़ादी के लिए। और इस आंदोलन की ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी इसके बाद में जो था वो अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था कि अब जो था वो हिंदुस्तान को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। भारतीयों की वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के में त्याग की जो भावना जो थी वो जागृत की थी। और देश के में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी जो थी वो आगे आई थी, जिससे लोगों में संघर्ष की हिम्मत आई और भारत जो था वो स्वतंत्रता के मार्ग पे आगे बढ़ा। और इन्हीं के प्रयासों से आगे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो ये थे हमारे गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जिसके अंदर मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन था। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, खिलाफत आंदोलन पढ़ लिया, और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ साइमन कमीशन और आपके लाहौर अधिवेशन, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम हमारे अगले लेक्चर के अंदर राजस्थान में जो जनजातीय किसान आंदोलन थे या प्रजामंडल आंदोलन जो थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।